कोरोना कैरियर टिप्स के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक गड़बड़ ये है हिंदुस्तान में कि शोध संस्थानों में शोध होते हैं, अच्छे शोध होते हैं, लेकिन वो स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पठन पाठन के स्तर पर और फिर वहाँ से समाज के स्तर पर आने में उन्हें बहुत देर लगता है। हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि यदि कोई अच्छी नई शोध विकसित हो तो वो बहुत जल्दी ही स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हो और उसके बाद उसे जनता तक पहुंचाने की भी त्वरित कोशिश की जाए। जैसे दो बातें बताऊंगा आपको। एक बात तो ये कि ठीक है, ये सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हरे पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हम लोग जितने भी जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सांस लेने की क्रिया में वायुमंडल से इस प्राणवायु ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार एक संतुलन बना हुआ है और ये हरे पौधे इस संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन शायद आपको पता ना हो, ये जो बड़े बड़े पेड़ हम देख रहे हैं, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सभी पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं बड़े कॉन्स्पिकुअस से हैं, वो सिर्फ हमारी पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण के 10वें हिस्से 10% के लिए जिम्मेवार है। बाकी 90% प्रकाश संश्लेषण समुद्र के पानी में पाए जाने वाले बहुत नन्हे नन्हे सूक्ष्म प्राणी होते हैं, हरे पत्तियों वाले, और वो 90% प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। इसका मतलब ये है कि समुद्र में होने वाले प्रदूषण के ज़्यादा दूरगामी प्रभाव होंगे और वहाँ ये जो हरे पौधे हैं, सूक्ष्म जीवी जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, तो वो यदि मर गए तो पूरी की पूरी भोजन श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाएगी और कोरोना महामारी से भी अधिक बड़ी महामारी पैदा हो जाएगी। हमें खाने को नहीं मिलेगा। सारे जानवर, जीव जंतु और चिड़िया, गाय बैल आदमी सब के सब भूखों मरने लगेंगे। तो एक बात ये है कि हमें जल प्रदूषण में सिर्फ गंगा और यमुना का प्रदूषण ही नहीं, कोई भी नदियों का प्रदूषण अंततोगत्वा समुद्र में पहुंचता है और समुद्र में यदि प्रदूषित पानी पहुंचता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के पीने के लिए पाइप होते हैं, बच्चे पाइप लगा करके पीते हैं, पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे देखा जाए तो ये जो पाइप हैं ये भी जैव अविघटनशील हैं और बहुत बड़ा सामुद्रिक जल प्रदूषण करते हैं। तो हमें कोई भी इस तरीके की छोटी से छोटी चीज़ भी समुद्र के पानी में नहीं पहुंचने देना है। अभी परसों के दैनिक जागरण में अंतिम पृष्ठ पे एक छोटी सी समाचार निकला था। डिटर्जेंट से हम जो कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े के बहुत नन्हे नन्हे कण, हमें पता ही नहीं चलता है, साबुन और पानी के झाग के साथ साथ वो भी बाहर निकल आते हैं। और ये एक वैज्ञानिक समूह ने शोध किया है कि ये फिर नदी के पानी में मिलते हैं, नदी के पानी से समुद्र के पानी में मिलते हैं, तो वहाँ ये कपड़ों के छोटे छोटे जो महीन कण हैं, ये छोटे पौधों और फिर उनको खाने वाले जंतुओं में पहुँचते हैं, भोजन श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। एक और बात, अजीब हमारा अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, क्या कहा जाए। हम इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी समझे जाते हैं। हम बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, मच्छर को नष्ट करने के लिए मच्छर भगाने वाले जहरीले रसायन इस्तेमाल करते हैं और फिर उनसे हमें अस्थमा हो जाता है तो अस्थमा की दवाई अलग करते हैं। क्या विडंबना है। एक तरफ हम बीड़ी सिगरेट शराब
पिएंगे, गुटखा खाएंगे, उससे उस पर भी पैसा खर्च करेंगे, और फिर उसके बाद कैंसर हो जाएगा तो कैंसर का इलाज करेंगे। और दूसरी स्थिति ये है, पहले जो भी मॉस्किटो रेपेलेंट इस्तेमाल होते थे, हमारे घरों की बनावट ऐसी होती थी कि आगे पीछे खिड़की खुली रहती थी, क्रॉस वेंटिलेशन रहता था। हमें मॉस्किटो रेपेलेंट से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक बात हमें आपको समझानी है कि यदि कमरे की खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं तब तो ठीक है, रात में हम मॉस्किटो रेपेलेंट यदि इस्तेमाल कर रहे हैं वो हवा के साथ बाहर भी जाते रहेंगे। लेकिन यदि हम कमरा बंद करके सो रहे हैं, वातानुकूलन यंत्र एसी चला रहे हैं, तो इस एसी में तो इवन आपको मैं बता दूं, अगरबत्ती जलाना और धूप बत्ती चलाना भी मना है। और कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट यदि हम कमरे में इस्तेमाल कर रहे हैं और एयर कंडीशन कमरा है, कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, वो अल्टीमेटली हमारे सांस नली को प्रभावित करेगी। फैशन में पता नहीं क्यों बहुत जल्दी बाहर चला गया, लेकिन सच ये है कि पहले का जो हमारी परंपरा थी कि चारपाई पे हम लोग मच्छरदानी लगाते थे, वही तरीका शायद सबसे ज़्यादा उपयुक्त था। शाम को 2-3 घंटे के लिए हम कोई मॉस्किटो रेपेलेंट इस्तेमाल कर लें कमरे में, और उस समय कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहें। उसके बाद जब हम कमरा बंद कर रहे हैं, एसी चलाने जा रहे हैं, तो उस समय उसमें हमें सोच विचार करके कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अस्थमा की दवाई अलग करेंगे। अस्थमा की दवाई भी बिकेगी और मॉस्किटो रेपेलेंट भी बिकेगा। तो ये हमारे अजीब सी विडंबना वाला अर्थशास्त्र है। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। धन्यवाद। नमस्ते।